हेलो सिविलियंस। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और हम स्टडी कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जहां पे हम लोग ऑलरेडी सीमेंट, स्टोन और एग्रीगेट स्टडी कर चुके हैं। आज इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे कंक्रीट और एडमिक्सचर को पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, सपोर्ट करें। ठीक है, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपलोड कर सकूं। कंक्रीट और एडमिक्सचर, तो शुरुआत करेंगे हम पार्ट 1 कंक्रीट से। ठीक, पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या है कंक्रीट? इट इज द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द पेस्ट formed by the addition of water in a specified proportion in the mixture of binding material, fine aggregate, coarse aggregate and admixture। तो कंक्रीट एक ऐसा टर्म है जो इंडिकेट करेगा उस पेस्ट को। वह पेस्ट जो फॉर्म करेगा किस चीज से? जब हम पानी मिलाएंगे एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में किसी एक मिक्सचर में, जिस मिक्सचर में ऑलरेडी क्या होगा, बाइंडिंग मटेरियल होगा, फाइन एग्रीगेट होगा, छोटे पार्टिकल होंगे, कोर्स एग्रीगेट होगा और अगर जरूरत पड़ा तो एडमिक्सचर होगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा? फाइन पार्टिकल, फाइन पार्टिकल एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, बाइंडिंग मटेरियल और एडमिक्सचर। उसमें जब हम पानी मिलाएंगे एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में, एक फिक्स रेशियो में, तब जो पेस्ट फॉर्म करेगा, एक जो मिक्सचर फॉर्म करेगा, उसको कह देंगे कंक्रीट। क्या क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल है, एक फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर। ये सबको जब हम मिलाएंगे तो बन जाएगा कंक्रीट। एक फैक्ट यहाँ पे, 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट इज इक्वल टू 1.53 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जो वेट की अगर कंक्रीट हम लेते हैं 1 मीटर क्यूब, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा अगर हम कंक्रीट ड्राई लेंगे। ठीक है, ड्राई लेंगे मतलब उसमें वाटर कंटेंट नहीं होगा, तो वो लगभग होगा 1.53 मीटर की ड्राई कंक्रीट के बराबर। क्लियर है? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, कंप्यूट द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर 2.5 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट हैविंग अ डिजाइन मिक्स ऑफ 1:2.6:3.4 बाय वॉल्यूम। तो आपसे पूछ रहा है कि एक डिजाइन मिक्स बनाना है, एक डिजाइन बनाना है जिसका मिक्सचर रेशियो है 1:2.6:3.4 बाय वॉल्यूम, और इस रेशियो का इस्तेमाल करते हुए आपको कितना बनाना है कंक्रीट? 2.5 मीटर क्यूब। ठीक है, और तो आपको क्या निकालना है? सीमेंट बैग का नंबर निकालना है। तो हमने जस्ट अभी एक फैक्ट पढ़ा कि 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट इज इक्वल टू 1.53 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट। क्लियर है? तो यहाँ पे निकालना है क्या? 2.5 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। तो उसका ड्राई कंक्रीट निकाल लेंगे, तो ड्राई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.53 से मल्टीप्लाई। तो हमने कर दिया, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.53 में, तो आ जाएगा 3.825 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट। तो इतना आ गया आपको ड्राई कंक्रीट। ठीक है, अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो ये रेशियो दिया हुआ है, सीमेंट इंटू फाइन एग्रीगेट इंटू कोर्स एग्रीगेट। तो सीमेंट का रेशियो 1 है, तो इस पूरे में से अगर हमको सीमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे? 1 अपॉन टोटल रेशियो 1 प्लस 2.6 प्लस 3.4, और ये टोटल ड्राई कंक्रीट है, मतलब इसमें सीमेंट भी है, फाइन एग्रीगेट है और कोर्स एग्रीगेट है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.546 मीटर क्यूब आ जाएगा क्या? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ये सीमेंट का वॉल्यूम आ गया। नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई जो एक बैग का वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड कर देंगे। एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है? अप्रॉक्स 0.035 होता है। एग्जैक्ट देखेंगे तो 0.0347 होगा। हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.546 से 0.347 में। ठीक है, तो आ जाएगा 15.73, अप्रॉक्स 16 बैग हमें यूज करना पड़ेगा। अगर वही वॉल्यूम ऑफ सैंड पूछेगा तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालेंगे 2.6, उसका रेशियो दिया हुआ है प्रोपोर्शन, तो 2.6 अपॉन 1 प्लस 2.6 प्लस 3 प्लस 4 और इनटू ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है, तो ये आ जाएगा 1.42 मीटर क्यूब आपका सैंड आ गया। उसी तरीके से हम कोर्स एग्रीगेट निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके निकाला गया है। टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट से क्या किया हमने? सीमेंट के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया और फाइन एग्रीगेट के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें मिल जाएगा क्या? कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मिक्स 1.5 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट इन प्रोपोर्शन 1:3:6, जहां पे वाटर बाय सीमेंट रेशियो दिया हुआ है 0. कितना 5। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 2500 kg/m। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है
जो रिक्वायर्ड होगा आपको एक 1.5 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट बनाने में, जिसका प्रोपोर्शन दिया हुआ है सीमेंट फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का 1:3:6, और वाटर अपन कंटेंट वाटर W/C रेशियो, वाटर अपन सीमेंट रेशियो दिया है 0.5। तो अगर हम सीमेंट रेशियो सीमेंट का हम निकाल लेंगे वॉल्यूम, तो वाटर का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। पहला काम करेंगे, हमको यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है, कंक्रीट का डेंसिटी दिया हुआ है और कंक्रीट का वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले मास ऑफ कंक्रीट निकालेंगे जिसका मिक्स करना है। तो मास ऑफ कंक्रीट टू बी मिक्स इज 1.5 इंटू मास अपन वॉल्यूम क्या होता है इंटू डेंसिटी। मास निकालना है तो क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया है 1.5, उसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इतना केजी। तो इतना कंक्रीट केजी होगा 3750 केजी। लेट द मास ऑफ कंक्रीट बी x केजी। ठीक है, लेट द मास ऑफ, यहाँ पे सीमेंट होगा, मान लीजिए सीमेंट का हम x केजी यूज करेंगे, तो टोटल कितना मास यूज हो जाएगा, x केजी प्लस 3 केजी, इस रेशियो में हम कर देंगे। तो x केजी सीमेंट हो गया तो 3x हो जाएगा आपका सैंड फाइन एग्रीगेट, 6x हो जाएगा क्या कोर्स एग्रीगेट, और वाटर का भी तो ऐड करेंगे तो वाटर हो जाएगा अपना 0.5x, और दैट इस सबका जोड़ कितना हो जाएगा 3750 केजी आना चाहिए। यहाँ से आपको x आ जाएगा कितना 357.143 केजी, ये आ गया सीमेंट का मास। तो फिर हम निकाल लेंगे मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर क्या होगा 0.5x, 0.5 इंटू दिस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 178.57 केजी आ जाएगा मास ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा मास अपॉन डेंसिटी। मास यहाँ आ चुका है, हम क्या करेंगे इसका डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है वाटर का 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इससे हम डिवाइड कर देंगे और फिर तो ये आएगा मीटर क्यूब में, और फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इतना लीटर। तो इतना लीटर पानी का रिक्वायरमेंट होगा इस मिक्स को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो ये कुछ मेथड्स दिया हुआ है, जैसा कि बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल। तो बाइंडिंग मटेरियल हम कौन सा यूज करेंगे उस कंक्रीट में, उस आधार पर बांटेंगे। तो एक सीमेंट कंक्रीट हो गया, एक लाइम कंक्रीट हो गया, एक जिप्सम कंक्रीट हो गया। ठीक है, अगर हम बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो उसको बोलेंगे सीमेंट कंक्रीट। अगर हम लाइम का यूज कर लेंगे तो लाइम कंक्रीट। जिप्सम का यूज करेंगे जो बाइंड करने के लिए यूज करेंगे तो जिप्सम कंक्रीट। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ के आधार पर, तो स्ट्रेंथ के आधार पर क्या होगा, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट मतलब अगर आपका 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम है उसका स्ट्रेंथ, उसको बोलेंगे लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट मतलब अगर 20 से 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से के बीच में लाई करेगा तो उसे बोलेंगे मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट। वहीं अगर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की बात करें तो 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या उससे ऊपर रहेगा तो बोलेंगे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। फिर बल्क डेंसिटी के आधार पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं कंक्रीट को, जैसे कि एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट, अगर उसका डेंसिटी 500 केजी पर मीटर से कम है, अगर 500 मीटर से कम है, 500 केजी पर मीटर से कम होगा तो उसे बोल देंगे एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट। क्या बोल देंगे, एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट। ठीक है, वहीं अगर उसका डेंसिटी 500 से 1800 केजी पर मीटर क्यूब के बीच में होगा तो दैट कंक्रीट इज कॉल्ड एज लाइट वेट कंक्रीट। अगर 1800 से 2500 केजी मीटर क्यूब के बीच में लाई करेगा डेंसिटी तो फिर उसे डेंस वेट कंक्रीट। अगर 2500 केजी पर मीटर क्यूब से ज्यादा होगा तो उसे बोलेंगे सुपर हेवी वेट कंक्रीट। ठीक है, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कास्टिंग, तो कास्टिंग के मेथड के आधार पर भी हम क्लासिफाई करेंगे कंक्रीट को। जैसे कि प्री कास्ट कंक्रीट है, अगर हमने साइट पे ही मतलब प्री कास्ट है, मतलब आप पहले से आप कास्टिंग करके ला रहे हो, डायरेक्टली साइट पे इंस्टॉल कर रहे हो कंक्रीट को, तो उसको बोलेंगे प्री कास्ट कंक्रीट। एक होता है कास्ट इन सिटू कंक्रीट, मतलब हम साइट पे ही उसको क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे कास्ट इन सिटू। एक होता है बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन, नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स के आधार पे हम बात करेंगे, जैसे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे दिया हुआ है M5, M10, 15, 20, 25। तो इसका जो मिक्स प्रोपोर्शन होगा M5 का, याद रखिएगा 1:5:10। 1 हो गया सीमेंट, 5 पार्ट हो गया फाइन एग्रीगेट, 10 पार्ट हो गया कोर्स एग्रीगेट।
M10 1:3:6, एक पार्ट सीमेंट का, 3 पार्ट फाइन एग्रीगेट, 6 पार्ट कोर्स एग्रीगेट का। M15 1:2:4, ठीक है। उसी तरह से M20 1:1.5:3 और M25 1:1:2, ठीक है। तो M5 से स्टार्ट करना है। M5 का होगा 1:5, याद रखिएगा 5 होता है फाइन एग्रीगेट में, ठीक है। और M10 में फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1.5, फिर 1। अगर रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 5 होगा M5 का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, M10 का 10, 15, 20 और 25। तो यहाँ पे जो M नंबर लिखा हुआ है एक्चुअली स्ट्रेंथ ही लिखा हुआ है, ठीक है। IS 456 restricts use for the nominal mix up to 20 grade M20 grade only। जो IS 456 है वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, किस चीज को, कि नॉमिनल मिक्स के लिए सिर्फ M20 ग्रेड तक हम यूज करें, उसके आगे यूज करना है तो नॉमिनल ग्रेड नहीं यूज करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे खुद से, तो M20 तक ही यूज करना है IS 456 के अनुसार। चलिए आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट बनाते कैसे हैं, क्या क्या इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व है, वो सारी बातों को देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट इज बीइंग डन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन करेंगे बैचिंग। क्या करेंगे, पहला बैचिंग करेंगे। बैचिंग क्या होता है, द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इक्विपमेंट शैल बी विद इन +-2% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड मिनरल एडमिक्सचर। तो जो हम मेजरिंग इक्विपमेंट का एक्यूरेसी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, शैल बी विद इन +-2% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट एंड मिनरल एडमिक्सचर। तो सीमेंट और जो मिनरल एडमिक्सचर होगा उसकी क्वांटिटी क्या +-2% वेरी करना चाहिए उस मेजरिंग इक्विपमेंट का एक्यूरेसी, और +-3% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ केमिकल एडमिक्सचर, एग्रीगेट एंड वाटर बीइंग मेजर्ड, ठीक है। तो केमिकल एडमिक्सचर, एग्रीगेट और वाटर का +-3% और सीमेंट और मिनरल एडमिक्सचर का +-2%। तो ये दो वैल्यू याद रखिएगा। बैचिंग इसीलिए होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है उसको मेजर करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलेंगे बैचिंग, ठीक है। तो यहाँ मेजर कर रहे हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को, ठीक। बैचिंग कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो बैचिंग करने का जो मेजरिंग करने का उस इंग्रेडिएंट्स को भी अलग अलग तरीका है। एक को वेट के टर्म में भी मेजर कर सकते हैं, या वॉल्यूम के टर्म में भी मेजर कर सकते हैं, तो वेट बैचिंग कर सकते हैं, या वॉल्यूम बैचिंग भी कर सकते हैं। वॉल्यूम बैचिंग इज अवॉइडेड एंड इज यूज्ड ओनली फॉर माइनर इंजीनियरिंग वर्क्स। तो वॉल्यूम बैचिंग जनरली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं और सिर्फ माइनर इंजीनियरिंग वर्क के लिए ही करते हैं। ऐसा क्यों, only after the permission of the engineer in charge, ठीक है। as correction to bulking is to be applied in the case, क्योंकि अगर वॉल्यूम बैचिंग करेंगे तो वहां पे क्या होता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम बल्किंग होता है, तो उसको अगर वॉल्यूम के टर्म में आप करेंगे तो फिर उसको करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए जनरली वॉल्यूम बैचिंग को अवॉइड किया जाता है। वाटर इज मेजर इन केजी और लीटर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। तो वाटर को मेजर करेंगे केजी या लीटर्स में जो रिक्वायरमेंट होगा। सीमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय वेट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ बैचिंग। सीमेंट हमेशा हम मेजर करेंगे वेट में, चाहे बैचिंग का कोई भी मेथड हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वर्क द इंजीनियर परमिट्स वॉल्यूम बैचिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर विच रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ऑफ 25 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर आर फैब्रिकेटेड, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए जो इंजीनियर साहब थे उन्होंने वॉल्यूम बैचिंग परमिट किया कोर्स एग्रीगेट के वॉल्यूम बैचिंग के लिए, जिसके लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया गया जिसका डायमेंशन था 25 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर। यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हैज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है उसका प्रोपोर्शन है वाटर का, सीमेंट का, एंड सीमेंट, वाटर, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एज 160 kg per meter cube, 320 kg per meter cube, 620 kg per meter cube और 1075 kg per meter cube रिस्पेक्टिवली। तो ये सब क्या दिया हुआ है, एक यूनिट कंक्रीट बनाने में ये सब अलग अलग प्रोपोर्शन दिया हुआ है उसके कंपोनेंट का। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 2.75। जो कोर्स एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो दिया हुआ 2.75। तो आपको निकालना क्या है, एज्यूम द फॉलोइंग, ये जब आपको एज्यूम करना है। द मिक्सर अवेलेबल विल बी मिक्स द कंक्रीट विथ 1 बैग ऑफ सीमेंट एट वन टाइम। जो मिक्सर अवेलेबल है वो क्या करेगा, कंक्रीट को मिक्स करेगा विथ 1 बैग ऑफ सीमेंट एट वन टाइम। एक टाइम में एक ही बैग सीमेंट के साथ वो मिक्स कर सकता है, ठीक है। ये एजम्पशन लेना है। 2 boxes of coarse aggregate will be used in one batch। एक बैच में कोर्स एग्रीगेट का दो बॉक्स में इस्तेमाल करेंगे।
when filled in a normal manner the void content in the box is 40%। अगर नॉर्मल मैनर में हम उसको फिल करेंगे जो void कंटेंट होगा बॉक्स में वो बनेगा 40%। कितना? 40%। आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स टू फैब्रिकेटर। जो बॉक्स हम फैब्रिकेट करेंगे उसका हाइट निकालना है बेसिकली। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर विथ हो गया, लेंथ 35 सेंटीमीटर, ये हाइट निकालना है। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है आपका सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट का 1:3.36। तो ये कैसे निकालेंगे? ये निकाल लेंगे हम। यहाँ पे दिया हुआ ना सीमेंट का कितना दिया हुआ है? सीमेंट 320 kg पर मीटर क्यूब, सैंड दिया हुआ है 620 और कोर्स एग्रीगेट दिया हुआ है 1075। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सैंड 620 अपॉन 320, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 1.94 से 1075 अपॉन 320 करेंगे। 320 का यहाँ पे आपका प्रोपोर्शन है सैंड सीमेंट का, उसे डिवाइड करेंगे, इसको हम 1 मान लेंगे तो बाकी उसके टर्म में निकालेंगे तो याद आएगा 3.36। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सैंड का। तो फॉर 1 kg ऑफ सीमेंट कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड इज 3.36 kg। तो सीमेंट के 1 kg के लिए 3.36 kg का रिक्वायरमेंट होगा कोर्स एग्रीगेट। और हमको क्या यूज करना है? 1 बैग सीमेंट यूज करना है। तो फॉर 50 kg ऑफ सीमेंट कोर्स एग्रीगेट क्या होगा? 168 kg का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम निकालें फॉर 50 kg सीमेंट वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड, तो हम वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। हमको मास पता चल चुका है, वॉल्यूम निकालने के लिए मास अपॉन डेंसिटी, इसके डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मास को डिवाइड करना पड़ेगा डेंसिटी से, और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.75 इंटू 10⁻3, तो ये आ जाएगा 0.061 मीटर क्यूब आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन बॉक्सेस 0.061, और इसमें दिया हुआ है 40% ऑफ वॉल्यूम is the volume of void content but the remaining volume is 60%। तो 60% क्या हो गया? remaining volume। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ, ये बराबर होगा इसका। और चूंकि यहाँ 2 बॉक्स यूज किया गया है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और सिर्फ 60% ही वॉल्यूम हमारा मेन काम का वॉल्यूम है, बाकी 40% में वॉइड है। 60% यहाँ पे, और ये बराबर होगा 0.061 के। यहाँ पे आ जाएगा हाइट इक्वल टू 58.095 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो होगा मिक्सिंग। क्या करेंगे? हम मिक्स करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग इज टू ऑब्टेन होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म कलर कंक्रीट ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ। मिक्सिंग क्यों करते हैं? तो इसका ऑब्जेक्टिव, सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक होमोजीनियस और यूनिफॉर्म कलर कंक्रीट मिले एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ का। मिक्सिंग टाइम डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड कैपेसिटी ऑफ द मिक्सचर। और मिक्सिंग का जो टाइम होगा, कितने देर मिक्स करना है, ये डिपेंड करेगा उस मिक्सर का टाइप क्या है, जिस मिक्सर में हम मिक्स कर रहे हैं उसका कैपेसिटी कितना है। बट IS 456 सजेस्ट दैट मिक्सिंग टाइम टू बी 2 मिनट्स। ये तो डिपेंड करेगा मिक्सर पे, लेकिन जो IS हमारा कोड कहता है IS 456 वो सजेस्ट करता है कि जो मिक्सिंग टाइम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2 मिनट। जनरली 20 revolutions of concrete in mixture provide sufficient mixing। जनरली उस मिक्सचर का 20 रिवोल्यूशन करने से क्या होता है? एक सफिशिएंट मिक्सिंग हो जाता है। तो हमें 20 रिवोल्यूशन करना चाहिए 2 मिनट तक। द मिक्सिंग टाइम इज रिड्यूस, मान लीजिए हम मिक्सिंग टाइम कम करते हैं, 2 मिनट की जगह पे कम करेंगे, तो पुअर क्वालिटी कंक्रीट इज ऑब्टेन्ड। तो हमें जो कंक्रीट मिलेगा उसका क्वालिटी पुअर होगा, खराब होगा। वेयर एज इफ इट इज इंक्रीज, अगर हमने बढ़ा दिया, ज्यादा मिक्स कर दिया, इट बिकम्स अनइकोनॉमिकल। तो क्या होगा? अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा खर्च लगेगा। ठीक है, इफ मिक्सिंग टाइम इज इंक्रीज टू अप टू 2 मिनट्स, 2 मिनट तक अगर हम इसको बढ़ा के रखते हैं, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ऑब्जर्व टू बी इंक्रीज। तो हमें ऑब्जर्व हुआ कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। बट बियॉन्ड 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद इफ द मिक्सिंग टाइम इज इंक्रीज, अगर 2 मिनट के बाद हमने तक उसको मिक्स करते रहे, द स्ट्रेंथ अगेन रिड्यूसेस, स्ट्रेंथ फिर से कम हो जाएगा ड्यू टू वेपराइजेशन ऑफ द वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर वेपराइज करने लगेगा, जो वाटर उसमें है उसको हम खुला में छोड़ेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या होगा? वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उस वेपराइजेशन के कारण जो स्ट्रेंथ फर्दर रिड्यूस होने लगेगा, कम होने लगेगा।
मिक्सिंग कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये कुछ तरीका है कंक्रीट को मिक्स करने का। हम हैंड से भी कर सकते हैं, उसको हैंड मिक्सिंग बोल देंगे। मशीन मिक्सिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मशीन मिक्सिंग में दो तरह का मिक्सर आता है, एक होता है बैच टाइप, एक होता है कंटिन्यूस टाइप। बैच टाइप में दो तरह का आता है, टिल्टिंग टाइप और एक होता है नॉन टिल्टिंग टाइप, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्टिंग, जो हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस है, प्रोसेस है कंक्रीट के फॉर्मेशन में। हमने बैचिंग कर लिया, मेजर कर लिया, उसको मिक्स कर लिया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना होगा जहां पे यूज करना है। द स्पेसिफिकेशन सजेस्ट दैट द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड transporting, placing, compacting and finishing must be completed in less than the initial setting time of cement, that is 30 minutes OPC। तो जो स्पेसिफिकेशन है हमारे कोड का वो सजेस्ट करता है कि जो सारी प्रक्रिया है उसको मिक्सिंग करने से लेके ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसको प्लेस करना, कॉम्पैक्ट करना, फिर उसके सरफेस को फिनिश करना, ये सब किससे होना चाहिए, मतलब जो हमारा कंक्रीट का आईएसटी होता है सीमेंट का, इनिशियल सेटिंग टाइम, उससे पहले खत्म हो जाना चाहिए। और ओपीसी का कितना होता है आईएसटी, इनिशियल सेटिंग टाइम वो होता है 30 मिनट, मतलब 30 मिनट के भीतर, आधे घंटे के भीतर ये सारी प्रक्रियाएं हो जानी चाहिए, चाहे मिक्सिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, प्रेसिंग हो, कंपैक्ट और फिर उसको फिनिश करना, ये सारे आधे घंटे में हो जाना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग द कंक्रीट टू द डिजायर्ड लोकेशन इज टर्म्ड ट्रांसपोर्टिंग। ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है कंक्रीट को कैरी करने का टू द डिजायर्ड लोकेशन, उसको कहते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ट्रांसपोर्टिंग कहते हैं। कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो इन मेथड से हमको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पैंस हो गया, स्मॉल जॉब्स के लिए पैंस का इस्तेमाल करेंगे। हैंड बगीज हो गया, इट इज यूज फॉर मॉडरेट डिस्टेंस एंड मीडियम साइज जॉब, अगर मीडियम साइज जॉब है या कोई मॉडरेट डिस्टेंस है तो वहाँ पे हम हैंड बगीज यूज करेंगे। फिर पावर बगीज यूज कर लेंगे, अगर हैंड मतलब पावर बगीज में क्या होता है कि हैंड बगीज को ही हम मैकेनिकली ऑपरेट करते हैं। टावर बकेट यूज कर लेंगे, इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऊपर चढ़ाना होगा तो यहाँ पे यूज कर लेंगे। एंड इट इज सुटेबल फॉर कंजस्टेड एरिया, तो कंजस्टेड एरिया के लिए टावर बकेट बढ़िया होगा। या क्रेन बकेट हो गया, इट इज सेम एज द टावर बकेट। या डंप ट्रक, कंक्रीट इफ एयर इन ट्रेंड कैन बी सेफली ट्रांसपोर्टेड बाय ड्रम ट्रक्स विदाउट एनी एजिटेशन, ठीक है। अगर एयर इन ट्रेंड है, एयर इन ट्रेनिंग क्या होता है हम देखेंगे एडमिक्चर वाले सेक्शन में, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, उसको सेफली ट्रांसपोर्ट करना होता है बिना किसी एजिटेशन के, तो हम डंप ट्रक का इस्तेमाल कर लेंगे। या ठीक है, एक सूट्स है, इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट द कंक्रीट बिलो द ग्राउंड लेवल टू रिड्यूस हाइट ऑफ फॉल। अगर ग्राउंड लेवल से नीचे हमें ट्रांसपोर्ट करना है कंक्रीट को तो सूट्स का इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि जो हाइट का फॉल का हाइट है उसे कम किया जा सके। ट्रांजिट मिक्सचर यूज कर सकते हैं, इट इज द ट्रक इन विच द कंक्रीट मिक्सचर इज माउंटेड। यह ट्रक होता है जहाँ पे कंक्रीट मिक्सचर माउंटेड होता है, जिसका वॉल्यूम अप्रॉक्स जो कैपेसिटी होगा वो 0.75 टू 5.5 क्यूबिक मीटर होगा, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द सिचुएशन वेयर कंक्रीटिंग इज टू बी डन इन बिल्ट अप एरिया। जो कंक्रीटिंग है अगर बिल्ट अप एरिया में करना है आपको तो यहाँ पे हम ट्रांजिट मिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिजी एरिया हो गया या जहाँ पे स्टोरेज स्पेस कम है, ठीक है। बिल्ट कन्वेयर, इट इज यूज्ड व्हेन द कंक्रीट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड कंटिन्यूअसली एंड टू एन इनएक्सेसिबल एरिया। अगर इनएक्सेसिबल एरिया है या लगातार आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो वहां पे बेल्ट कन्वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आपका प्रोसेस आएगा वो है प्लेसिंग, कंक्रीट को प्लेस करना, ठीक। इट इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंक्रीट एट द डिजायर्ड लोकेशन। तो डिजायर्ड लोकेशन पे कंक्रीट को जो एप्लीकेशन का तरीका है, प्रोसेस उसको कहेंगे प्लेसिंग। कंपैक्शन क्या होता है, यहाँ पे टर्म डिफाइन किया गया है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रैप्ड एयर फ्रॉम द वाइड्स ऑफ कंक्रीट टू फॉर्म अ होमोजेनियस डेंस मास। तो कंपैक्शन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रैप्ड एयर। अगर कोई एयर इंट्रैप्ड है, उसमें फंस गया है एयर है तो उसको रिमूव करने का तरीके को कहते हैं कंपैक्शन, ताकि एक होमोजेनियस डेंस मास बन सके, एक होमोजेनियस यूनिफॉर्म मिक्सचर बन सके। कंपैक्शन, if due to improper compaction even 5 to 10% of air voids are left in concrete, it will reduce the strength of concrete by 30 to 60%। अगर हमने ठीक से कंपैक्शन नहीं किया, इम्प्रॉपर कंपैक्शन हुआ, तो अगर 5 से 10% एयर वाइड भी रह जाएगा उस मिक्सचर में, उस कंक्रीट में, तो वो क्या करेगा, उस कंक्रीट के स्ट्रेंथ को 30 से 60% तक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। द डेंसिटी एंड कंसिक्वेंटली स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ कंपैक्शन। तो डेंसिटी हो गया और फिर स्ट्रेंथ हो गया, उस कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी हो गया, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अल्टीमेटली कंपैक्शन के क्वालिटी पे।
कंपैक्शन कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ये कुछ तरीका है कंपैक्शन करने का, जैसे कि हैंड रडिंग कर सकते हैं, हैंड से उसको हम रड मार सकते हैं, हाई प्रेशर शॉक दे सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन स्पिनिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल वाइब्रेशन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेटर्स आर एज फॉलोज। कुछ अलग तरह के वाइब्रेटर दिए हुए हैं, जैसे कि एक हो गया इमर्सन निडल वाइब्रेटर, एक होगा एक्सटर्नल सेल्टर वाइब्रेटर, एक होगा सरफेस वाइब्रेटर, एक होगा वाइब्रेटिंग टेबल। ठीक। ड्यूरिंग कंपैक्शन इंट्रैप्ड एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंक्रीट। जो कंक्रीट से इंट्रैप्ड एयर होगा वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इंट्रेंड एयर इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। जो इंट्रेंड एयर है, इंट्रेंड एयर होगा इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। जो इंट्रेंड एयर क्या होता है, साइज में काफी छोटा होता है कंपेयर टू द इंट्रैप्ड एयर। ठीक है। इंट्रेंड एयर जो है इंट्रैप्ड एयर से काफी छोटा होता है साइज में, एंड इज प्रेजेंट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंक्रीट। मतलब पूरे कंक्रीट में थ्रू आउट द मास प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आएगा वो आएगा फिनिशिंग। क्या होता है फिनिशिंग? इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ लेवलिंग और स्मूथनिंग ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट टू अचीव द डिजायर्ड अपीयरेंस। एक डिजायर्ड अपीयरेंस को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसका टॉप सरफेस होगा उस पर बढ़िया से स्मूथनिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे, और इसी प्रोसेस को बोलेंगे फिनिशिंग। फिनिशिंग इज डन एज फॉलोज। कैसे करेंगे? स्क्रीडिंग। स्क्रीडिंग क्या होता है? स्ट्राइकिंग ऑफ द एक्सेस कंक्रीट टू ब्रिंग टू एक्सेस कंक्रीट टू ब्रिंग द टॉप सरफेस टू अ प्रॉपर ग्रेड इज कॉल्ड स्क्रीडिंग। एक प्रॉपर ग्रेड मिलाने के लिए सरफेस को क्या करेंगे, जो एक्सेस कंक्रीट है उसको हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे, इसी प्रोसेस को बोलेंगे स्क्रीडिंग। ठीक है, तो स्क्रीडिंग कर दिया। उसके बाद करेंगे फ्लोटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इरेगुलरिटीज। जो इरेगुलरिटीज होगा उसको रिमूव करने का प्रोसेस को कहेंगे फ्लोटिंग। जो कंक्रीट के सरफेस होगा इरेगुलरिटीज होगा विच इज लेफ्ट आफ्टर स्क्रीडिंग। तो स्क्रीडिंग के बाद कुछ इरेगुलरिटीज रह जाएगा सरफेस पे। ठीक है, और इसको एक वुडन फ्लैट लेके हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे और इसे बोलेंगे फ्लोटिंग। ट्रॉलिंग क्या होता है? द फाइनल ऑपरेशन इन ऑफ फिनिशिंग टू बी डन आफ्टर ऑल एक्सेस वाटर हैज इवेपोरेटेड। जब पूरा एक्सेस वाटर इवेपोरेट कर जाएगा उसके बाद जो फाइनल ऑपरेशन होता है फिनिशिंग का, उसे कहेंगे ट्रॉलिंग। एंड इट इज डन बाय स्टील फ्लोट। इसमें हम स्टील फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। एक कोनिकल शेप का होता है टू गिव अ स्मूथ फिनिश, स्मूथ फिनिश देने के लिए। नेक्स्ट आपका स्टेप है क्यूरिंग। एज पर IS 456, curing is the process of preventing the loss of moisture from the concrete while maintaining a satisfactory temperature regime. जो क्यूरिंग है वो क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के लॉस को रोकने का, कंक्रीट से लॉस ना करे मॉइस्चर, ताकि एक वाइल मेंटेनिंग का सेटिस्फैक्टरी टेम्परेचर, एक सेटिस्फैक्टरी टेम्परेचर मेंटेन करते हुए क्या करेंगे, उसके पानी को बचा के रखना है, इसी को बोलेंगे क्यूरिंग। सीमेंट गेन्स द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस बिकॉज ऑफ द केमिकल एक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। सीमेंट क्या करता है, स्ट्रेंथ गेन करता है, हार्डनेस गेन करता है बिकॉज ऑफ द केमिकल एक्शन बिटवीन द सीमेंट एंड वाटर। क्योंकि सीमेंट और वाटर के बीच में केमिकल एक्शन होगा तब जाके सीमेंट कहीं स्ट्रेंथ और हार्डनेस गेन करेगा। इट इज द प्रोसेस विच इज एम्प्लॉयड फॉर एक्टिवली प्रमोटिंग द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इन ए सुटेबल एनवायरमेंट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। तो यह प्रोसेस है क्यूरिंग इन विच इज एम्प्लॉयड for actively promoting the hydration of cement. Actively promote for actively promoting the hydration of cement, जो hydration of cement को promote करता है एक suitable environment में in the early stages of hardening of concrete. ठीक है, curing must be done for at least 3 weeks and in no case for less than 10 days. तो कम से कम मतलब 10 दिन तो कम से कम करना ही है, उससे तो कम किसी भी हाल में नहीं करना है, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम आप 3 वीक तक कीजिए। इट इज कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर ऑफ 5 to 28 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी ऑफ 90%। तो ह्यूमिडिटी क्या होगा, 90% होना चाहिए, और टेम्परेचर 5 to 28 डिग्री सेल्सियस। इफ कंक्रीट इज क्योर्ड फॉर 1 month, अगर मान लीजिए 1 महीने तक आप क्योर करते हैं, इट्स स्ट्रेंथ इज नियरली डबल देन दैट ऑफ कंक्रीट। तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जो इनिशियल कंक्रीट का स्ट्रेंथ होगा उसका लगभग डबल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है क्यूरिंग का, टू कीप कैपिलरी पोर सैचुरेटेड एंड टू इंश्योर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। एक तो जो कैपिलरी पोर को सैचुरेट करना पर्पस था, ठीक है। दूसरा क्या है कि सीमेंट का हाइड्रेशन होता रहे, उसको इंश्योर करना। टू इंप्रूव वाटर रेसिस्टिंग क्वालिटी, तो वाटर रेसिस्टिंग क्वालिटी को इंप्रूव करना। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट ड्यू टू इवेपोरेशन और अदर, जो पानी का लॉस होता है इवेपोरेशन या किसी भी कारण से, तो उसको रोकना भी
एक पर्पस होता है, ठीक है। क्यूरिंग कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, क्या क्या मेथड यूज करेंगे? शेडिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस, कंक्रीट सरफेस को शेड कर देंगे उस पर। फिर क्या करेंगे? कवरिंग द कंक्रीट सरफेस विद वेट गनी बैग्स, जो वेट गनी बैग होता है, बोरा कह सकते हैं, जो जूट बैग होता है, क्या कर देंगे उसको भिगा कर पानी से और उसको कवर कर देंगे कंक्रीट सरफेस को। स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द कंक्रीट सरफेस, उस पर आप स्प्रिंकल करके पानी छिड़कर। पॉन्डिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस को पॉन्डिंग कर देंगे, उसका एक मिट्टी से हम क्या कर देंगे, बाउंड्री टाइप से बना देंगे और पानी डाल देंगे उसमें। एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड लाइक बिटुमन, वैक्स, एक्राइलेट्स, क्लोरीनेटेड रबर, सोडियम सिलिकेट, द लिंजीडाइल, ये सब क्या है? क्यूरिंग कंपाउंड्स है। दीज कंपाउंड्स मेक अ फिल्म, फिल्म बनाएगा एक। फिल द पोर्स, पोर्स को फिल करेगा। सील द सरफेस वाइड, सरफेस वाइड को फिल कर देगा और इवेपोरेशन को रोक देगा। तो पानी का लॉस क्या होगा? ये सब सब्सटेंस मिलाने से पानी का लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेटेड क्यूरिंग, जो कि कहते हैं स्टीम और इंफ्रारेड क्यूरिंग, वो कर सकते हैं। मतलब क्यूरिंग को एक्सेलरेट कर देंगे, उसके रेट को बढ़ा देंगे। और कंक्रीट विथ वाटर सीमेंट रेशियो रेंजिंग फ्रॉम 0.3 टू 0.7, अगर कंक्रीट जिसका वाटर सीमेंट रेशियो 0.3 से 0.7 है, द इंक्रीज्ड रेट ऑफ स्ट्रेंथ, जो इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ होगा, रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग स्टीम क्यूरिंग। तो स्टीम क्यूरिंग करके हम उसके जो क्यूरिंग का रेट है उसको बढ़ा सकते हैं। इट डज नॉट अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ को अफेक्ट नहीं करेगा, बट रिड्यूसेस द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, लेकिन शियर स्ट्रेंथ कंक्रीट के शियर स्ट्रेंथ को कम कर देगा। कौन सा? स्टीम क्यूरिंग और इंफ्रारेड क्यूरिंग। एक क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग द कंक्रीट सरफेस इज कॉल्ड फ्लोटिंग। फाइनल ऑपरेशन को फ्लोटिंग बोलते हैं क्या? नहीं, इसको ट्रॉलिंग बोलते हैं। तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो आपका ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक हो जाएगा। द मिक्सचर विच प्रोड्यूसेस अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ कंक्रीट एज लॉन्ग एज इट इज इन ऑपरेशन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस मिक्सचर, तो ये सही है। द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग कंक्रीट मिक्स आफ्टर प्लेसिंग इट इन पोजीशन इज कॉल्ड कंपैक्शन, तो ये भी सही है, ठीक है। द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग इज टू बी डन आफ्टर द ऑल एक्सेस वाटर हैज इवेपोरेटेड, जब तक पूरा एक्सेस वाटर इवेपोरेट कर जाएगा उसके बाद जो हम फिनिशिंग का करेंगे उसको बोलेंगे फाइनल ऑपरेशन, और इसको बोलते हैं ट्रॉलिंग। क्या बोलते हैं? ट्रॉलिंग। देयर आर मेनी थ्री टाइप ऑफ मिक्सचर, तीन तरह के मिक्सचर होते हैं। एक होगा टिल्टिंग, एक होगा नल टिल्टिंग, और एक होगा कंटिन्यूअस। एंड द मिक्सचर विच प्रोड्यूसेस अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम, वह मिक्सचर जो एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ कंक्रीट प्रोड्यूस करेगा जब तक ऑपरेशन में है, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस मिक्सचर। द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग द कंक्रीट मिक्स आफ्टर प्लेसिंग इज नोन एज कंपैक्शन, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो इंट्रैप्ड एयर उसको रिमूव किया जाता है कंक्रीट के वाइड से। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग इज, क्यूरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के श्रिंकेज को कम करना, तो ये बिल्कुल सही बात है। प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, ये भी सही है। गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट को स्ट्रेंथ दिलाना और उसको प्रिजर्व करना, ये भी सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट, तो देख चुके हैं पहले भी कि क्यूरिंग क्या होता है। हम क्यूरिंग वह प्रक्रिया है जहाँ पे उसके मॉइस्चर, कंक्रीट का जो मॉइस्चर का लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है, उसको प्रिवेंट करते हैं। वाइल मेंटेनिंग अ सैटिस्फैक्टरी टेम्परेचर रिजिम, एक सैटिस्फैक्टरी टेम्परेचर रिजिम मेंटेन करते हुए उस लॉस को रोकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग आर टू रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्यूरिंग का? आर टू रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के श्रिंकेज को रोकना। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन प्रक्रिया से जो वाटर का लॉस होगा उसको रोकना। टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करना। एंड गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ड्यू टू केमिकल एक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर सीमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ठीक। वर्कबिलिटी, क्या होता है वर्कबिलिटी? इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट which determines the amount of useful internal work necessary to produce full compaction। तो वर्कबिलिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कंक्रीट का वह प्रॉपर्टी होता है जो डिटरमाइन करेगा कि द अमाउंट ऑफ यूजफुल इंटरनल वर्क, कितना वर्क हमें कितना करना पड़ेगा, कितना एनर्जी उसे देना पड़ेगा टू प्रोड्यूस फुल कंपैक्शन, ठीक है। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा
मतलब ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, कंक्रीट वर्केबल नहीं है, उसको दिक्कत हो रहा है हमें उसको कंपैक्ट करने में। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द ईज विथ विच वी कैन वर्क विथ कंक्रीट। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कितनी आसानी से हम कंक्रीट के साथ काम कर सकते हैं, उसे कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। इस चीज को डिफाइन करेगा, रिप्रेजेंट करेगा वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम कंसिस्टेंसी, एज कंसिस्टेंसी इंडिकेट्स द फ्लूइडिटी और मोबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी में अंतर है, डिफरेंस, इसको ध्यान में रखिएगा। कंसिस्टेंसी इंडिकेट कर रहा है कि कंक्रीट कितना फ्लूइड है, कितना मोबाइल है, वो कितनी आसानी से मूव कर सकता है। कंक्रीट विद हाई कंसिस्टेंसी में नॉट बी वर्केबल। ऐसा संभव है कि वह कंक्रीट जिसका कंसिस्टेंसी काफी हाई हो वो वर्केबल ना हो फॉर पर्टिकुलर जॉब, किसी एक खास काम के लिए। एंड कंक्रीट हैविंग सेम कंसिस्टेंसी में वेरी इन वर्केबिलिटी। ठीक है, तो दो कंक्रीट बनाएंगे एक ही कंसिस्टेंसी का, और हो सकता है उसका वर्केबिलिटी अलग अलग आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। Since workability is not the absolute property of concrete, it is indicated by different parameters। अब चूंकि ये वर्केबिलिटी क्या है, कंक्रीट का एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है, तो इसको इंडिकेट कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर से। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट आर एज फॉलोज। क्या है, शेप ऑफ एग्रीगेट। क्या है, शेप ऑफ एग्रीगेट। अगर एंगुलर होगा, angular elongated and flaky aggregates make the concrete very harsh as compared to round or cubical shape aggregate due to their specified surface area। angular elongated और flaky अगर aggregate है तो ये कंक्रीट को बहुत ही हार्श बना देगा as compared to rounded cubical shape aggregate due to their specific area, क्योंकि इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इस कारण से ज्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा उसको कंक्रीट में, तो ये लेस वर्केबल हो जाएगा एंगुलर इलोंगेटेड फ्लैकी एग्रीगेट वाले एडमिक्सचर वाले कंक्रीट। अगर सरफेस टेक्सचर की बात करें, अगर रफ टेक्सचर एग्रीगेट है, उसका सरफेस का जो टेक्सचर है वो रफ है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लो वर्केबल कंक्रीट। तो जो कंक्रीट बनेगा उसकी वर्केबिलिटी कम होगी इन कंपेरिजन टू स्मूथ टेक्सचर एग्रीगेट, स्मूथ टेक्सचर एग्रीगेट के कंपेरिजन में, ड्यू टू देयर हायर स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, साइज ऑफ एग्रीगेट की बात हम करें, द बिगर साइज एग्रीगेट हैव ए स्मॉलर स्पेसिफिक सरफेस एरिया। जो बिगर साइज एग्रीगेट होगा उसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा कम होगा, कम एरिया तो होगा, उसका मतलब कम उसको लिब्रिकेट करना पड़ेगा। एंड हेंस दो ऑफर हायर वर्केबिलिटी, इसका मतलब जो वर्केबिलिटी वो ऑफर करेगा वो ज्यादा करेगा। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट की अगर हम बात करें, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट रिजल्ट्स इन हायर वर्केबिलिटी। ठीक है, अगर ग्रेडिंग उसका बढ़िया है, वेल ग्रेडेड है, तो एक हायर वर्केबिलिटी मिलेगा। एज लेसर इज द वॉल्यूम ऑफ वाइट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइट कम होगा इस केस में। एंड मोर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री सीमेंट पेस्ट टू कैरी आउट लिब्रिकेशन, क्योंकि वाइट कम है, तो वाइट कम है तो क्या होगा, ज्यादा अवेलेबल हो पाएगा हमारा कंक्रीट सीमेंट पेस्ट ताकि उसका लिब्रिकेशन हो सके। तो वेल ग्रेडेशन से क्या होता है, वर्केबिलिटी अच्छा होता है कंक्रीट का। अगर बात करें यूज ऑफ एडमिक्सचर का, तो यूज ऑफ एडमिक्सचर जैसे कि प्लास्टिसाइजर हो गया, सुपर प्लास्टिसाइजर होगा, और एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर होगा, ये सब आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम। यूज ऑफ एडमिक्सचर क्या करेगा, इंक्रीजेस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय लुब्रिकेटिंग इन ट्रैप्ड वाटर फ्रॉम वाइड्स ऑफ कंक्रीट, इंड्यूसिंग मिलियंस ऑफ एयर बबल्स इन वाइड्स ऑफ कंक्रीट, इन वाइड्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एडमिक्सचर यूज करेंगे तो ये कंक्रीट की वर्केबिलिटी को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा, बाय लुब्रिकेटिंग इन ट्रैप्ड वाटर फ्रॉम वाइड्स ऑफ कंक्रीट इंक्लूडिंग मिलियंस ऑफ एयर बबल इन वाइड्स ऑफ कंक्रीट। ये क्या करेगा, लुब्रिकेट कर देगा जो भी एयर इंट्रैप्ड है कंक्रीट से। ठीक है, और एक मिलियंस ऑफ एयर बबल ये इंड्यूस करेगा, जिससे इसका वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिक्स प्रोपोर्शन एग्रीगेट सीमेंट का, इस पर भी डिपेंड करेगा वर्केबिलिटी। हायर इज द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ज्यादा है तो क्या होगा, लोअर इज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट का वर्केबिलिटी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट ज्यादा है, सीमेंट कम है, तो अल्टीमेटली सीमेंट को लुब्रिकेट करना होता है एग्रीगेट को ताकि अच्छे से काम हो सके। तो एग्रीगेट ज्यादा है, सीमेंट कम है, तो क्या होगा, वर्केबिलिटी कम हो जाएगा। एंड लेसर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट टू कैरी आउट लुब्रिकेशन। ठीक है, तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर ज्यादा हुआ तो कंक्रीट को बोलेंगे लीनियर। वही एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कम है, इसका मतलब एग्रीगेट कम है और सीमेंट ज्यादा है, तो ये होगा रिचर से कंक्रीट होगा। वाटर कंटेंट की बात करें हम, तो मोर एडिशन ऑफ वाटर हैज नो इफेक्ट ऑन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट
इट ओनली इंक्रीजेज इट्स कंसिस्टेंसी फ्लूइडिटी। तो ज्यादा पानी मिला देने से ऐसा नहीं है कि वर्केबिलिटी बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम आएगा जहां पे अगर उसके बाद पानी मिलाएंगे तो सिर्फ कंसिस्टेंसी या फ्लूइडिटी बढ़ाएगा, वर्केबिलिटी नहीं इंप्रूव करेगा। ठीक है, ये था आपका अलग अलग फैक्टर जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा। और हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी। मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। पहला हो गया सलम टेस्ट। दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर कंक्रीट हैविंग मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी। अगर मीडियम से हाई वर्केबिलिटी है, मीडियम से हाई वर्केबिलिटी है कंक्रीट में, तो यहाँ पे सलम टेस्ट काम आएगा मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी में। एंड इज नॉट सुटेबल फॉर कंक्रीट हैविंग वेरी हाई और वेरी लो वर्केबिलिटी। अगर बहुत ज्यादा या बहुत कम वर्केबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो वहां पे सलम टेस्ट हम नहीं उसको कर पाएंगे, सलम टेस्ट वहां पे काम नहीं आएगा। द apparatus of this test consists of a metallic mold। तो एक मेटालिक मोल्ड लेंगे इसमें इन द शेप ऑफ फ्रस्टम एंड अ टैंपिंग रड। तो यहाँ पे क्या है, एक फ्रस्टम लेंगे और एक टैंपिंग रड। टू परफॉर्म दिस टेस्ट, इसको परफॉर्म करने के लिए मोल्ड इज प्लेस्ड ओवर द लेवल्ड ग्राउंड। मोल्ड को पहले क्या करेंगे, एक लेवल्ड ग्राउंड पे प्लेस करेंगे। एंड देन कंक्रीट टू बी टेस्टेड इज फिल्ड इट इन 4 लेयर। तो 4 लेयर में क्या करेंगे, कंक्रीट को प्लेस करेंगे। एंड ईच लेयर इज प्रॉपर्ली compacted by subjecting it to 25 number of blows with the help of tamping rod। तो tamping rod की हेल्प से 25 बार हम उसको ब्लो मारेंगे tamping rod की हेल्प से हर लेयर पे। Once the mold is completely filled, जब आपका मोल्ड completely filled हो जाए, it is raised in an upward direction। क्या मोल्ड को पकड़ के ऊपर की तरफ उठाएंगे। which causes concern to subsidize, which causes concrete, जो कंक्रीट को क्या करेगा, सब्सिडाइज करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। which indicates the workability of concrete in terms of parameter called slump value। जो सब्सिडाइज होगा कंक्रीट नीचे की तरफ सब्साइड करेगा, वो इंडिकेट करेगा कंक्रीट के वर्केबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर कॉल्ड, जिसे कहेंगे स्लम्प वैल्यू बोलेंगे। द शेप ऑफ द स्लम्प इन दिस टेस्ट फर्दर इंडिकेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन टर्म्स ऑफ इट्स कोहेसिवनेस। जो स्लम्प का शेप आएगा इस टेस्ट में, वो इंडिकेट करेगा द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन टर्म्स ऑफ कोहेसिवनेस। तो कंक्रीट के प्रॉपर्टी को इंडिकेट करेगा इस टर्म में, उसको कोहेसिवनेस के टर्म में। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एज फॉलोज। जो कंक्रीट का वर्केबिलिटी अलग अलग काम के लिए चाहिए होगा, स्लम्प वैल्यू के केस में वो है। मान लीजिए आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना है, कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे जो स्लम्प हम यूज करेंगे मिलीमीटर में 20 से 40 मिलीमीटर स्लम्प वैल्यू आना चाहिए रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में। पैरापेट वॉल, स्लैब और पियर्स, अगर हम ये यूज करेंगे तो यहाँ पे 40 से 50 आपका स्लम्प वैल्यू होना चाहिए। कंक्रीट फॉर कैनाल लाइनिंग, कैनाल लाइनिंग के लिए कौन सा कितना यूज करेंगे हम, ये आपका होना चाहिए 70 to 80। कंक्रीट फॉर आर्च और वॉल ऑफ द टनल, टनल का वॉल हो गया या आर्च पे कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्लम्प वैल्यू से हमको ज्यादा चाहिए 90 से 100। नॉर्मल आरसीसी वर्क कर रहे हैं तो 80 से 150। मास कंक्रीटिव वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको कम चाहिए 25 से 50। कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड, जिसको वाइब्रेट करना है तो कंपैक्शन वाइब्रेशन से करना है, 10 से 25 में काम चल जाएगा। ये सब अलग अलग स्लम्प वैल्यू है अलग अलग टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है मोल्ड स्लम्प टेस्ट के लिए, इसका डायमेंशन 20 मिलीमीटर। ठीक है, ये जो टॉप का है 10 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये जो हैंडल होगा जिसको पकड़ के उठाएंगे, अगर इस तरह का आपका स्लैम्प वैल्यू आएगा, उसको उठाने के बाद जो इस तरह का अगर स्लैम्प आया इस तरह का शेप का, तो ये हो गया कोलैप्स कर गया। ठीक है, अगर इस तरह का आएगा तो उसको बोलेंगे शियर कंक्रीट, और ये आएगा तो ट्रू स्लम्प बोलेंगे। और ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको बोले स्लम्प वैल्यू। टॉप से जो इसके जहां तक सबसाइड किया है उसको निकालेंगे हम, तो ये आपका होगा स्लम्प वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वर्केबिलिटी मेजर करने का वह है कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। दिस टेस्ट इज मोर एक्यूरेट एंड सेंसिटिव देन द स्लम्प टेस्ट। तो स्लम्प टेस्ट के कंपैरिजन में ये जो कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है वह कहीं ज्यादा एक्यूरेट और सेंसिटिव है एंड इज सुटेबल टू बी यूज्ड फॉर द कंक्रीट हैविंग मीडियम टू लो वर्केबिलिटी। मीडियम टू लो वर्केबिलिटी अगर है कंक्रीट का
तो उस केस में हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं उसके वर्केबिलिटी को निकालने के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन मेजरिंग द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अचीव्ड बाय परफॉर्मिंग ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क ऑन कंक्रीट। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल इस टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो किस बात पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन मेजरिंग डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। जो कॉम्पैक्शन अचीव किया जाएगा उसको हम मेजर करेंगे कितना अचीव किया गया है। और ये कॉम्पैक्शन कैसे अचीव करेंगे? बाय परफॉर्मिंग ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क ऑन कंक्रीट। तो कंक्रीट पे क्या करेंगे? स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे और उस वर्क के कारण कितना उसमें कॉम्पैक्शन अचीव हुआ है यहां से डिसाइड करेंगे उसका वर्केबिलिटी। ठीक है, और ये वर्क हम कैसे करेंगे? तो बाई अलाउइंग इट टू फॉल थ्रू नॉन स्टैंडर्ड हाइट। जबकि नॉन हाइट से उसको हम गिराएंगे कंक्रीट को, तो हमने क्या किया? उस पर कुछ वर्क किया और चूंकि हाइट का जो हाइट होगा वो फिक्स होगा, तो हमने बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क किया। तो हर कंक्रीट में अलग अलग कंपैक्शन होगा, तो ये अलग अलग कंपैक्शन होगा वही डिसाइड करेगा, बताएगा उसकी वर्केबिलिटी को। द apparatus ऑफ दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉनिकल हॉपर्स। 2 कॉनिकल हॉपर होगा प्लेस्ड वन ओवर अनदर, एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, एंड सिलेंड्रिकल कंटेनर्स एट द बॉटम। बॉटम में सिलेंड्रिकल कंटेनर होगा और 2 हॉपर होगा उसके ऊपर। टू परफॉर्म दिस टेस्ट, इसको परफॉर्म करने के लिए एक कंक्रीट इज फिल्ड इन द अपर कॉनिकल हॉपर। जो एक कंक्रीट हम फिल करेंगे एक अपर कॉनिकल हॉपर में, एंड इज अलाउड टू फॉल इनटू द लोअर वन बाय ओपनिंग द ट्रैप डोर। ट्रैप डोर खोलेंगे और उसको अलाउ कर देंगे कि नीचे वाले हॉपर में गिर जाए, एंड फाइनली इनटू द cylindrical container at the bottom. Mass of concrete filling the cylinder is noted. जो सिलेंडर को मास सिलेंडर में जो मास फिल करेगा उसको नोट कर लेंगे MPC. The cylinder is emptied and is again filled with concrete which is properly compacted and its mass is again noted MFC. फिर क्या करेंगे? सिलेंडर को खाली करेंगे और अगेन फिल करेंगे उसे कंक्रीट विथ which is properly compacted. जो properly compacted कंक्रीट होगा उससे फिल कर देंगे और उसका मास नोट कर लेंगे MFC. The workability of concrete is then reported in terms of parameter compacting factor. फिर हम उसकी वर्केबिलिटी को क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर जो कि है compacting factor that signifies the ratio of the mass of, जो क्या सिग्निफाई करेगा? रेशियो ऑफ मास ऑफ पार्शियली compacted concrete, जो पार्शियली compacted concrete टू दैट ऑफ फुल्ली compacted concrete. ठीक है, तो इसका रेशियो को कहेंगे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर। अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.8 आया, मतलब स्लम्प वैल्यू कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, मतलब कम है। जो फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के रिस्पेक्ट में सिर्फ 0.8 मतलब 0.8 आया, तो उसका 25 मिलीमीटर स्लम्प वैल्यू से इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर 0.85 कॉम्पैक्शन फैक्टर आया, तो ये रेशियो क्या है? बेसिकली मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्शन कंक्रीट, मास ऑफ, ये देख सकते हैं, मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट अपॉन मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, तो ये 0.8 या 0.85 आएगा, तो यहाँ पे 50 आएगा। अगर 0.9 है कॉम्पैक्शन फैक्टर तो 75, 0.92 अगर होगा तो 100, 0.95 तो 150। ठीक है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की बात करें तो 0.85 अगर कंपैक्शन फैक्टर है तो क्या है? वर्केबिलिटी कम है, लो होगा। और CF का वैल्यू अगर 0.92 आ जाए तो क्या हो गया? ज्यादा वर्केबल है। मीडियम होगा मतलब लॉस ज्यादा होगा। अगर 0.95 हो गया तो मतलब हाई हो गया। ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे, एक अपर हॉपर हो गया, एक लोअर हॉपर होगा। ठीक है, और नीचे आपका रखा होगा सिलेंडर रखा होगा, बेस होगा। यहीं से गिराते, पहले यहाँ से गिराया इसमें, फिर यहाँ से गिराया इसमें। ठीक है, यही आपका दिया हुआ है कॉम्पैक्शन फैक्टर, मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट अपन मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, MPC अपन MFC। और इसमें क्या करेंगे हम? वॉल्यूम से, चूंकि वॉल्यूम सेम लेंगे तो इसको दोनों तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो MPC अपन VC और इंटू VC अपन MFC। तो MPC अपन VPC, ये क्या हो जाएगा? मास अपन वॉल्यूम, इसको बोलेंगे डेंसिटी ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड, और ये आपका होगा डेंसिटी ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर को हम डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड और डेंसिटी ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड, वेयर VC इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, क्योंकि दोनों में सेम बराबर है। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट।
जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है हमारा वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, इसमें देखते हैं क्या है। दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर कंक्रीट हैविंग लो टू वेरी लो वर्केबिलिटी। अगर लो से वेरी लो वर्केबिलिटी है, उस केस में हम वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट करेंगे। एंड इज नॉट being used even for the concrete having slump value of more than 50 मिलीमीटर, जिसका slump वैल्यू 50 मिलीमीटर से भी ज्यादा है, उसके लिए हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे टेस्ट करने के लिए। द apparatus ऑफ दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ मेटालिक मोल्ड। इसमें क्या है, मेटालिक मोल्ड होगा इन द शेप ऑफ फ्रस्टम एंड अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह कुछ होगा वीबो कंसिस्टोमीटर टेस्ट। यहाँ पे सिमिलर एक फ्रस्टम है, ठीक है, एक फ्रस्टम होगा शेप में मेटालिक मोल्ड, और एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होगा। द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज प्लेस्ड ओवर द वाइब्रेटिंग टेबल। जो सिलेंड्रिकल कंटेनर होगा वो हम प्लेस करेंगे कहाँ पे, ओवर द वाइब्रेटिंग टेबल। एंड द मोल्ड इज प्लेस्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो सिलेंड्रिकल कंटेनर डाला कहाँ पे, वाइब्रेटिंग टेबल। ये आपका बेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं वाइब्रेटिंग टेबल है, ठीक है। वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर हमने क्या डाल दिया, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर डाल दिया, ठीक है। और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर हमने डाला है क्या, एक फनल डाला है, फ्रस्टम सलम कोन डाल दिया। द कंक्रीट टू बी टेस्टेड इज फिल्ड इन इट 4 लेयर। तो 4 लेयर में इसको डालेंगे हम कंक्रीट को, इसको टेस्ट करना है। एंड ईच लेयर इज प्रॉपर्ली कंपैक्टेड, और हर लेयर को क्या करेंगे, प्रॉपर्ली कंपैक्ट करेंगे बाय सब्जेक्टिंग इनटू 25 नंबर ऑफ ब्लोज विद टैंपरिंग। टैंपरिंग गन से 25 बार उसको ब्लो मार के अच्छे से कंपैक्ट कर देंगे हर लेयर को। वंस द मोल्ड इज फिल्ड, एक बार जब मोल्ड फिल्ड हो गया, इट इज रेज्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फिर क्या करेंगे, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में रेज करेंगे along with the initiation of vibration। तो वाइब्रेशन स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ उस जो फ्रस्टम होगा उसको ऊपर उठाएंगे। टाइम टेकन बाय कंक्रीट टू एज्यूम द सिलेंड्रिकल शेप इज नोटेड। और फिर जो टाइम उस कंक्रीट के द्वारा लिया जाएगा तो उस सिलेंड्रिकल शेप को अटेन करने में उसको नोट कर लेंगे। एंड विच इज यूज टू इंडिकेट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर वीवी डिग्री। और फिर वही जो टाइम है, वही टाइम रिप्रेजेंट करेगा आपका उस कंक्रीट का वर्केबिलिटी, और जो पैरामीटर का नाम उसको टाइम आएगा उसको बोलेंगे वीवी डिग्री, ठीक है। तो हमने 3 मेथड्स पढ़े, पहला स्लम टेस्ट भरा, फिर कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भरा, और फिर ये जो टेस्ट था हमारा वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट भरा। तो उसका अलग अलग केस में हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। इसके आगे की जो टेस्ट है, फिर आगे के जो टॉपिक्स है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।